अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। कायन और कानून की धज्जियां उड़ाकर जब इसे सरप्राइज का नाम दे दिया जाए तो फिर वापसी पर भी ऐसे ही सरप्राइजेस मिलते हैं। कुछ ऐसा ही तहरीक इंसाफ के साथ हुआ जब सिर्फ अपनी जिद और अना पूरी करने के लिए पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ी गई तो खान साहब ने इसे सरप्राइज का नाम दिया। फिर दावा किया कि अब कौमी असम्बली जाएंगे और मजीद सरप्राइजेस देंगे, लेकिन कौमी असम्बली से सरप्राइज अपने ही गले पड़ गया है। आज तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से सरप्राइज की तीसरी किस्त वसूल हो गई है। आज पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने जुलाई में पीटीआई के 11 इस्तीफे मंजूर किए थे, जबकि गुज़श्ता हफ्ते 2 मराहिल में पीटीआई के 70 इस्तीफे मंजूर किए थे। आज 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद अब पीटीआई अरकान के मजीद 43 इस्तीफे जो मंजूर हुए उससे मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जबकि सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ही ऐवान में मौजूद रहेंगे। अब शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने का दावा करने वाले खुद बेचैन फिर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने की कोशिश करते हैं, कभी कौमी असम्बली के दरवाजे पर जाते हैं तो सामने दरवाजे पर कुफल ताला लगा हुआ मिलता है, अपना समूह लेकर वापस आ जाते हैं। इस वक्त तो सूरत हाल खासी तहरीक इंसाफ की अपनी नींदें हराम होने वाली दिखाई दे रही है। दिसंबर में असम्बलियां तोड़ने के बयान के बाद से खान साहब के नाकदीन और चाहने वाले एक ही बात समझा रहे थे कि असम्बलियां तोड़ने से खान साहब अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सियासी सरप्राइज आइन और कानून के अंदर रहकर ही दिए जा सकते हैं। अवाम को मुश्किल में डालकर कोई इकदाम उठाना सरप्राइज नहीं कहलाता है। आज खान साहब अपने पिछले 1 माह में किए गए इकदाम का जायजा लें तो उन्हें पता चलेगा कि जो सफर सड़कों से शुरू हुआ था वापस उन्हें सड़कों पर ले आया। लेकिन अब तो इन सड़कों पर भी आपका राज नहीं है। केपी और पंजाब की असम्बलियां टूटने के बाद सड़कों पर भी आपको वेलकम नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता 1 साल से आप हर मामले को लेकर सड़कों पर आए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या अब सड़कें भी आपके बयानिए का बोझ उठा सकेंगी? इन सड़कों पर आपने कौन कौन का बोझ नहीं लादा? आपकी हुकूमत खत्म होने लगी तो एक खत को लेकर सड़कों पर आ गए कि अमेरिका ने मुझे निकाला, और अब उसी खत की अगली कड़ी से कड़ी मिलाते हुए एक ऐसी जगह पर आज पहुंचे कि जिसमें खुद समझ नहीं आ रही कि उसे निकलना कैसे है। हुकूमत गिरी तो अपने अरकान को गद्दार करार दे दिया और कहा कि ये लोग हैं जो अमरीकियों से मिलते रहे। फिर अरसलान बेटा ने ट्विटर संभाल लिया और आपने सड़कें। इसके बाद ख्याल आया कि कोई मीर जाफर और मीर सादिक भी हुआ करते थे, वो आज भी जिंदा है। यो आपका अगला टारगेट जनरल कमर जावेद बाजवा थे। जब जनरल बाजवा साहब की तरफ से कुछ तुंदो तेज जवाबात आए तो इल्ज़ाम हुसैन हक्कानी पर धर दिया और रिजीम चेंज का असल किरदार कहा कि हुसैन हक्कानी बजरिया जहाज अमरीका से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से रावलपिंडी, और अब ये साजिश बजरिया जीटी रोड लाहौर पहुंची है, जब खान साहब ने नए निगरान वज़ीर आला को इस साजिश का सबसे आम किरदार करार दे दिया है। के इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। कोई भी जानता है, सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, और हमें सारा पता है कि रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी इसका कितना बड़ा हाथ। अब इस नए स्टेटमेंट के ऊपर या नए पैंतरे, नई कलाबाजी के ऊपर हंसने को जी चाहता है। एक सहाफ़ी जो सीजन जर्नलिस्ट है उसने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, तो इमरान खान साहब गुज़श्ता 10-11 महीनों के अंदर क्या करते रहे उनको पता ही नहीं था कि एक सहाफ़ी उनकी इतना ताकतवर उनकी हुकूमत गिरा सकता है। खान साहब खुद वज़ीर आज़म होकर अवेयर नहीं थे, एनलाइटेंड नहीं थे कि कैसे हो गया। आज तहरीक इंसाफ नए निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। एहतजाज करने वालों की अक्सरियत को मालूम ही नहीं है कि मोहसिन रज़ा नकवी कौन है, लेकिन चूंकि खान साहब खुद कंफ्यूज्ड हैं इसलिए वर्कर्स की कंफ्यूजन कोई अचंभे की बात नहीं है। मौलाना साहब ने खान साहब की सियासत को एक जुमले यानी यूं कहिए दरिया को कूजे में बंद किया। वो क्या कहते हैं जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। हुकूमत जब बनती है तब भी नाचते हैं और जब गिरती है तब भी नाचते। जब बनती है तब भी कप्तान का विजन है और जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन। पहले जब सड़क पे थे तो खान का विजन था जो उन्हें हुकूमत में ले आया, अब जब सड़क पे हैं तो इसको क्या कहेंगे? बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन किया है। सुहेल वड़ाइच साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तहरीक इंसाफ सड़कों से शुरू होने वाली और पॉपुलैरिटी पाने वाली जमात एक बार फिर सड़क पे आ गई है। ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, नाकामी कहेंगे, या फिर आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का नया जन्म? देखिए, पीटीआई को सड़कों की सियासत तो आ गई है, हम सब मानते हैं कि वो सड़कों की सियासत पे छाई हुई है, लेकिन असल बात तो यह है कि सियासी जमात वो होती है जो सड़कों की सियासत जिसको आती हो, लेकिन जिसको हुकूमत करनी भी आती हो, जिसको हुकूमत में जाना भी आता हो, जिसको अपनी कामयाबियों को समेटना भी आता हो। ये क्या मेरा ये ख्याल है कि अब तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी सारी कामयाबियां जो हैं उनको ज़ाया कर दिया। 2 सूबों में हुकूमत थी,
उनको कुर्बान कर दिया और कुर्बान करके ऐसी तरफ चले गए हैं जिसमें उन्हें मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं है कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ये इलेक्शन में जीत सकेंगे, इलेक्शन कैसा होगा, इलेक्शन की क्या गारंटीज़ होंगी। मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया और एक अंधेरी गली में ये आ गए। सुहेल बड़ाई साहब, 2 असम्बलियों को डिसॉल्व करने के बाद इमरान खान साहब ने एक फातिहाना अंदाज में खिताब किया था और उसमें कहा था कि वो शहबाज शरीफ की नींदें हराम कर देंगे, अब उनका अगला हदफ मरकज़ होगा। लेकिन मरकज़ वालों ने इमरान खान के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करके एक नई सियासी चाल चल दी। आप समझते हैं कि इमरान खान ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी? जी देखिए, मेरा तो ये ख्याल है, मैं तो अगर इजाज़त दें तो मैं तो दोनों तरफ पे क्रिटिसिज्म करूँगा। मैं समझता हूँ कि जो कौमी असम्बली में उनके इस्तीफ़े मंजूर किए हैं ये भी गलत किया है। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान जब कौमी असम्बली में गए थे तो उसके बाद आप आपस में मुज़ाकरात करते, मुज़ाकरात करके इलेक्शन की डेट तय करते, इलेक्शन की डेट तय करके सारे मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाता। अब पंजाब में इलेक्शन हो रहे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे होंगे और मरकज़ के इलेक्शन नहीं होंगे। ये 1973 के बाद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जिसमें सूबों और मरकज़ के अलग अलग इलेक्शन होंगे। फिर इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जब सूबे के इलेक्शन हो रहे होंगे तो ऊपर मरकज़ के वज़ीर ना हिस्सा ले सकेंगे किसी कैंपेन में, ना कुछ कर सकेंगे। और फिर जब मरकज़ के इंतखाबात हो रहे होंगे तो सूबे में हुकूमत बनी होगी। तो ये एक अजीबोगरीब सा मामला है जिसको समझना मुश्किल है। और ये चूँकि पहली दफ़ा होगा इसलिए ये तजर्बा भी नया होगा। इंडिया में तो ये होता रहता है कि मरकज़ के इलेक्शन और सूबों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा होगा। जी सुहेल साहब, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हमारे यहाँ 77 फिर उसके बाद 85 में 93 के अंदर इलेक्शंस मरकज़ और सूबों के मतलब कुछ दिनों के वक्फों से तो होते रहे हैं, उसके बाद फिर ये इकट्ठे होने लगे। लेकिन कतई नज़र इस बात से मरकज़ में इस्तीफ़े मंजूर करके वफाकी हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है कि जब तक इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं की थी, वफाकी हुकूमत दावत दे रही थी कि आइए आप असम्बली में बैठे हम बातचीत करते हैं। इमरान खान उस वक्त तैयार नहीं थे, वफाकी हुकूमत ये चाहती थी कि सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व ना हो, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने किया। तो क्या दूसरी तरफ से भी अब एक मैटर ऑफ ईगो है, वो समझते हैं कि आपने अपनी कर ली, अब हम अपनी करके दिखाएंगे, तो ये तो डेडलॉक रहेगा, फिर मुल्क आम इंतखाबात की तरफ ऐसे हालात में बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी देखिए, अल्टीमेटली तो इलेक्शन तो होने हैं इस साल, लेकिन इलेक्शन डेडलॉक के नतीजे में हो तो वो तो कोई अच्छा नहीं है। बेहतर होता है कि इलेक्शन कंसेंसस के नतीजे में होते। इलेक्शन तो होने हैं, क्योंकि इलेक्शन को टालने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, वैसे नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन से तो दौड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्शन लड़ाई के बाद होंगे या इलेक्शन सुलह के बाद होंगे। बेहतर होता सुलह के बाद होते और आपस में इलेक्शन की डेट मुकर्रर करते, और अब बजाय इसके कि लड़ भिड़ के जो है वो इलेक्शन की डेट तय होगी, इलेक्शन के मामला तय होंगे। सुहेल साहब, आपको नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत भी जो इस वक्त उनका तर्ज अमल है, लगता नहीं है कि जल्दी वो इलेक्शंस कराने के, कंडक्ट करने के मूड में हैं? जी नहीं, लगता है कि वो ये चाहते हैं कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो जाए और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन बाद में हो, और वो पता नहीं कब हो, वो पता नहीं अक्टूबर में हो या उससे भी आगे टालना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि इस साल में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे सर, अगर इलेक्शंस मतलब सूबाई असम्बलियों में भी होते हैं, सूबे के लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, तो ग्राउंड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वो वेव जो इमरान खान साहब की बनी थी आउस्टर के बाद उनकी अपनी हुकूमत की, वो वेव बरकरार है, उसमें कमी आई है, वोट बैंक कम हुआ है, बड़ा है? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कोई अभी इसका टेस्टर तो नहीं है, कोई ऐसा पैमाना तो नहीं है जिससे पता चल सके कि कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। अंदाज़ा ये है कि उतने ही होंगे जितने के बाय इलेक्शंस में थे। उसके बाद चूँकि कोई इलेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए उसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। लेकिन बाय इलेक्शन में साफ ज़ाहिर हुआ कि इमरान खान बहुत पॉपुलर जा रहे हैं। लेकिन ये जो निगरान हुकूमतें हैं और जो इसके बाद का मामला है, ये हमेशा उलट होता है। ये निगरान हुकूमतों की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या ये एहतसाब करेंगी, क्या ये खामोशी से वक्त गुजर जाने देंगी, क्या ये सिर्फ इलेक्शन कराएंगी,
क्या ये उनसे पूछेंगे भी, क्या उनकी कारनामे हाईलाइट करेंगे नहीं करेंगे, ये एक सारी एक नई सूरत हाल होगी जिससे गुजरना होगा। और मैं लगा उसके बाद ही हम ये कह सकेंगे कि इलेक्शन कैसा है और इमरान की पॉपुलैरिटी क्या कायम रही है या कम हुई है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये निगरान हुकूमतें जो हैं ये कोई इमरान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगी। सुहेल साहब, एज फार एज पंजाब की निगरान हुकूमत इज कंसर्न, इससे पेशतर के अभी कुछ दिन गुजरते तकर्री तैनाती से पहले और बाद में जिस तरह का रिएक्शन पीटीआई की तरफ से आया है और इलेक्शन कमीशन के बाहर आज एहतजाज किया है, अब देखिए जो बाइडन से शुरू होने वाला बयानिया यानी इंटरनेशनल रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे लोकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लोकल ऑपोजिशन के ऊपर मलबा गिराया गया, यहाँ तक कि हुसैन हक्कानी के ऊपर गिराया गया, अब वो होते हुए मोहसिन नकवी तक आ गया है, क्या ये जस्टिफाइड है आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल आइन के मुताबिक, आइन के अंदर जो लिखा है और बड़ा आइन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि किस तरह केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो, उसके मुताबिक इंतखाब हुआ है। बड़ा साफ शफाफ सारे नाम वाजे थे, उन नामों में से एक नाम का इंतखाब हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर एतराज़ करना बिल्कुल नाजायज़ है और इस एहतजाज करने से तो निगरान हुकूमत को जो है आप अपने ख़िलाफ़ करेंगे, ये करना नहीं चाहिए। इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी एम्पायर मुकर्रर हुए हैं अब उनके देखें कि वो किस तरह कंडक्ट करते हैं। अगर कोई वो ऐसी बात करें फिर तो एहतजाज बनता है। अगर वो कभी कोई उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अभी सिर्फ वो डोमिनेट हुए हैं और आपने एहतजाज शुरू कर दिया है, तो ये तो ज़्यादती है। इस तरह के एहतजाज से कोई रिलीफ पीटीआई को मिल सके या इस सोच के तहत जैसे चौधरी परवेज लाई कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आपको लगता है कि ऐसा कोई रिलीफ का ऑप्शन पीटीआई के पास ये दबाव डालने जी, ये सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है और पीटीआई हमेशा दबाव में रखने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है कि दबाव की पॉलिसी हमेशा तो कामयाब नहीं होती, लेकिन बहरहाल देखें दबाव कितना कामयाब होता है, ये उल्टा ना पड़ जाए। ठीक, यानी आप समझते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है? जी हाँ। और काउंटर प्रोडक्टिव इन सेंस अगर मैं इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें व्यूअर्स के लिए, तो इमरान खान साहब तो खुद दो हुकूमतों के शेल्टर्स में थे, यानी केपी की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत पंजाब की उनके पास थी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये सब कुछ था, अब नहीं है। और फिर केसेस भी ऐसे हैं कि हर रोज़ एक नए बादल होते हैं और वो गहरे ही होते चले जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। वो तोशा खाना केस हो, वो ममनुआ फंडिंग केस हो, वो इवन टेरियान केस हो, नाहली की तलवार भी लटक रही है। तो क्या ऐसे इम्प्लीकेशंस भी इमरान खान साहब पर देख रहे हैं आप? जी डेफिनेटली, ज़ाहिर है उन्हें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये सारे चीज़ें चल रही हैं उनके ख़िलाफ़ और बड़ी देर से वो बच रहे हैं और लोग कहते थे कि जनरल बाजवा की वजह से बच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है देखें अब जनरल बाजवा का जो पोस्ट सिनेरियो है, क्या उसमें भी वो बच पाते हैं या नहीं बच पाते। ठीक, अच्छा ये मरकज़ के अंदर जो इस्तीफ़ों का मामला है, अभी एक पिटीशन कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे तमाम इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। ये 11 इस्तीफ़े आपने मंजूर क्यों किए? और उसके बाद हमने देखा कि 35 इस्तीफ़े, फिर 35 इस्तीफ़े, अब 43 इस्तीफ़े। तो 43 तो कल भी कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने ईमेल्स भी किए हैं स्पीकर को कि इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर कोई रिलीफ का ऑप्शन पीटीआई के लिए मौजूद है कि मरकज़ में वापस जा सके? मेरा ख्याल है मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़े और वो कोई बातचीत करने की कोशिश करें या कौमी असम्बली का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करें तो उसमें उन्हें मदद करनी चाहिए। और अगर उन्होंने वो गलती की हुई है तो उस गलती का मदावा चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें उसका मौका देना चाहिए। लेकिन सुहेल साहब, आपको लगता है कि वो गलती के मदावे के मूड में है? वो तो कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने के लिए आ रहे हैं, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे, फिर उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन और ये सब कुछ। 45 लोगों से कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर सकते हैं? ये तो वो इसीलिए गए हैं कि कौमी असम्बली में केयर टेकर गवर्नमेंट और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उसके लिए हिस्सा बन सके। इसके अलावा तो कोई वजह नहीं बनती। अच्छा सुहेल साहब, क्विकली मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इमरान खान साहब पर जैसे नाहली की तलवार लटक रही है, आपने भी कहा कि खतरा तो मौजूद है और फिर पार्टी के अंदर भी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान को पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाने की बात हो रही है। तो अगर जैसे इमरान खान साहब जितनी असम्बलियों के ऊपर इंतखाबात होते, रेजिग्नेशन देकर उस पर कहते हैं मैं खुद कंटेस्ट करूंगा, नाहल हो जाते हैं, तो फिर पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं? फिर जाहिर है पीटीआई का फ्यूचर जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा।
पाकिस्तान में वैसे तो मिसाल मौजूद है, जैसे नवाज शरीफ पैटर्न इन चीफ बने हुए हैं और पार्टी को चला रहे हैं और पार्टी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई ऐसी पार्टी नहीं है कि इसको ऐसे चलाया जाए। इसमें ख़तरा रहेगा फिर ग्रुप्स बनने का, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स बनने का, और फिर वो उस तरह से पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन ज़ाहिर है पॉपुलर शख्सियत तो इमरान खान मौजूद है और पॉपुलैरिटी उनके साथ रहेगी। वो जिधर भी जाएंगे अवाम का वोट बैंक तो उनके साथ ही जाएगा। इसको काउंटर करने के लिए मरियम नवाज साहिबा तो आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब का आना नागुज़ीर है या आप समझते हैं मरियम साहिबा से काम चल जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ का आना नागुज़ीर है। नवाज शरीफ के आए बगैर इमरान का तोड़ मुमकिन नहीं है, मुकाबला ही मुमकिन नहीं है। सुहेल साहब, आपके नज़दीक नवाज शरीफ साहब की वापसी में भी क्या अमर माने हैं, क्या रुकावट है जो हायल है? अदालती फ़ैसले, जो अदालती फ़ैसले हैं वही माने हैं। वो चाहते हैं कि अदालती फ़ैसले उनके हक़ में हो जाएं, फिर वो वापस आएँ। तो इस तरह की मसलहत खुद नवाज शरीफ के लिए, उनकी पार्टी के लिए ठीक होगी? ज़ाहिर है उसके बगैर वो आके उनके हाथ बंधे होंगे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने हाथ कम अज़ कम फ्री करके आएँ, और जब वो आएँ तो एक फ्री मैन के तौर पे आके इलेक्शन लड़ें और आकर इलेक्शन की कैंपेन करें। अगर वो ज़ाहिर है ऐसे नहीं करेंगे, नायल होंगे और उसी तरह करेंगे, तो ज़ाहिर है उनके हाथ बंधे होंगे, फिर उसी तरह वो दूर से पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये मुनासिब नहीं है उनके लिए। सर लास्टली ये बता दीजिएगा कि आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, मियाँ साहब को अगले महीने के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर आपको पाकिस्तान आते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनको वो ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या अभी और ताख़ीर होगी इसमें? मेरा ख्याल है और देर नहीं हो सकती। इन्हीं जो आपने 2 महीने कहे हैं इनमें आना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन की डेट्स करीब आ रही हैं और उन्हें आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इकोनॉमिक डोमेन में क्या हो रहा है और ख़ासतौर पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज़ ने डॉलर पर आयद कैप को हटाने का फैसला किया, इसके बाद डॉलर क्या होगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान आजकल जिस दलदल में फंसा हुआ है और मजीद फंसता चला जा रहा है, ये कोई एकदम होने वाला हादसा नहीं बल्कि बरसों की कशमकश का नतीजा है, जिसके जिम्मेदार माजी के अरबाब इख्तियार और मौजूदा हुक्मरान भी बराबर के हैं। पाकिस्तानी मईशत को तवील अरसे से सियासी बहरान जैसे चैलेंजेस का सामना है, जबकि हर गुजरता दिन डिफॉल्ट की एक नई अफवाह लेकर आता है। लेकिन ना तो हमारे सियासतदान इससे कोई सबक हासिल कर रहे और ना ही पॉलिसी बनाने वाले। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के नवे जायजा वफ्द के दौरे की तारीखों के बारे में ताहाल कुछ फाइनल नहीं हो सका है। मतलब दिस इज समथिंग विच इज हैंगिंग इन द एयर। इस दौरान पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर सिर्फ 4 अरब डॉलर्स रह गए और इस दौरान 50 करोड़ डॉलर्स की अदायगी भी फौरी करना है। जो चीनी कमर्शियल बैंक्स को अगर ये 50 मिलियन डॉलर्स की अदायगी होती है तो वो 4 अरब डॉलर जो हमारे रिजर्व हैं शायद इससे भी कम की सतह पर आ जाएंगे, जो मुश्किल 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी होंगे। इस दौरान IMF के साथ जहाँ अनसर्टनिटी है, मामला क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, तो बहुत सारी रूमर्स हैं कि शायद वफाकी हुकूमत को आम इंतखाबात से कबल मकबूलियत में कमी का अंदेशा है, क्योंकि अगर IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो सख्त यानी कड़वी गोली खानी पड़ेगी और अल्टीमेटली नज़ला अवाम पर गिरेगा और अवाम फिर ये नज़ला बैलेट के अंदर निकालेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर आज एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन की तरफ से एक फैसला किया गया है, जिसमें कहा कि डॉलर पर आयद कैप को हम हटा देंगे। जो कैप आयद किया गया था वो नुकसान में था, खसारे में था, अब हम फिक्स करने जा रहे हैं ओपन मार्केट डॉलर प्राइस। इस हवाले से मलिक बूस्तान साहब क्या फरमाते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हमने कैप लगाया था कंट्री के मुफाद में, हुकूमत के मुफाद में, रुपये के मुफाद में, लोग हमारे लिए नेगेटिव साबित हुए। तो अब हम इसको जो है पूरी सिचुएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको हटा देंगे और पहले स्टेट बैंक से तमाम जो फोर्सेज का मुकाबला करना है ब्लैक मार्केट का, वो उनको बताना है। इससे क्या मुल्क को फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन फायदा ज़्यादा है, क्योंकि जब डॉलर को मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। जब ब्लैक मार्केट खत्म होगी तो साथ रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब ओपन मार्केट में डॉलर रेट को 253 रुपए पर फिक्स करने का फैसला किया। अब इससे इकोनॉमिक डोमेन में क्या फ़वायद हासिल होंगे, इस पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने मलिक बूस्तान साहब का ये स्टेटमेंट सुना, जिसमें वो ये कहते हैं कि डॉलर जो एक्सचेंज रेट के ऊपर आयद कैप था उसको अब हटाने का फैसला किया गया है। इसको हटाने से क्या मुआशी फ़वायद हासिल होंगे? मैं जी, मैंने बोस्तान साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना है, लेकिन जो एक प्राइम डिमांड जो रही है
आईएमएफ के हवाले से उसका हमेशा से ये कहना रहा है कि लेट द मार्केट डिटरमिन द रेट, कि मार्केट में जो फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो तयन करें कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए आपस के अंदर। देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि 8 बिलियन इंसानियत जो बसती है इस दुनिया में, उसमें से किसी को भी ये पता नहीं है कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए। किसी वज़ीर ख़जाना को, किसी सेंट्रल बैंक को ये पता नहीं है कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए। सिर्फ एक एंटिटी ऐसी है जिसको ये मालूम है कि वो रुपए और डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए, और उस एंटिटी का नाम है मार्केट। तो मार्केट को इजाज़त देनी चाहिए। अगर आप मार्केट को इजाज़त नहीं देते तो फिर वो हाल होता है जो हमने देखा कि एलसीज रुकने लगती हैं, किल्लत शुरू हो जाती है, पेट्रोल की किल्लत शुरू हो जाएगी, खुराक की कीमतों की किल्लत शुरू तो हो जाएगी। श्रीलंका में हमने देखा कि इसके नतीजे में लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ है वो ये है कि अगर कोई इंसान, कोई वजारत खजाना, कोई सेंट्रल बैंक ये कोशिश करे कि वो तयन करे कि उसके रुपए या उसकी करेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक, मुनासिब बात है जो आप कर रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करना चाहिए कि डॉलर की प्राइस क्या होगी, लेकिन हमारे केस में ये किस कदर प्रैक्टिकल है ये मेरा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मलिक बोस्तान साहब का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो प्लीज दोबारा प्ले कीजिएगा, जिसमें वो जो फिक्स करने का मुतालबा कर रहे हैं वो रेट कहां पर है और उसका क्या जवाब पेश करेगा। प्लीज आप प्ले कर सके प्रोड्यूसर साहब। मौजूदा सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हमने कैप लगाया था कंट्री के मुफाद में, हुकूमत के मुफाद में, रुपये के मुफाद में, लो हमारे लिए नेगेटिव साबित हुआ है। तो अब हम इसको जो है पूरी सिचुएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको हटा देंगे और पहले स्टेट बैंक से तमाम जो फोर्सेज का मुकाबला करना है ब्लैक मार्केट का, वो उनको बताना है। इससे क्या मुल्क को फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि जब डॉलर को मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट ख़त्म हो जाएगी। जब ब्लैक मार्केट खत्म होगी तो आस्ता आस्ता रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो दलील डॉक्टर साहब वो दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉलर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनकी हौसला शिकनी होगी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी तो अबंडेंस हो जाएगी। लेकिन ये फैसला, ये आइसोलेशन में मलिक बोस्तान साहब या एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान ये कर सकते हैं, या आपको लगता है इस पर स्टेट बैंक को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, वजारत खजाना से खासतौर पर इसहाक डार साहब को कन्विंस करना पड़ेगा, या हो जाएगा ये खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा? देखिए, आई मेंटेन माई स्टेटस के ये मलिक बोस्तान साहब को, ये पाकिस्तान की एक्सचेंज जो एसोसिएशन है, उनको नहीं पता कि ये रेट क्या होना चाहिए। ये रेट मार्केट ने डिटरमिन करना। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि मलिक बोस्तान साहब जिस मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं वो ओपन मार्केट, उसको हम पाकिस्तान के अंदर कहते हैं। ओपन मार्केट का जो पूरा का पूरा साइज है वो कहीं 25-30 मिलियन डॉलर से रोजाना से ज़्यादा का साइज नहीं है। जो असल मार्केट है वो इंटरबैंक की मार्केट है, और वहां पे तकरीबन 450 मिलियन डॉलर का रोजाना का कारोबार होता है। तो बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इंटरबैंक मार्केट है। असल खेल जो है वो इंटरबैंक मार्केट में होता है। वहां पे एक्सपोर्टर्स हैं, वहां पे इंपोर्टर्स हैं, वहां पे रेमिटेंसेस के पैसे आते हैं, और वो सारी मार्केट फोर्सेस हैं जो तयन करती हैं। वहां पे हमने रोक दिया था, वहां पे हमने मसनूई तरीके से, वजारत खजाना ने कहा कर लें या स्टेट बैंक ने मसनूई तरीके लगा के वहां पे एक कैप लगा दिया था। और उसके नतीजे में अगर मुझसे पूछें तो पिछले 5 महीनों में सिर्फ उस पॉलिसी के नतीजे में लगभग 15 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो डॉक्टर साहब, इस पे डार साहब जब आए तो उन्होंने कहा बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखेंगे, हम बैंकों पर भी शिकंजा सख्त करेंगे, वो लोग जो ब्लैक मार्केटिंग, बल्कि ये कहा गया कि अब जालिमो डार आ रहा है, तो क्या समझा जाए कि वो डार साहब उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाए? देखिए, ये इक़दामात हुकूमत को, स्टेट बैंक को लाजमत लेने चाहिए कि इसमें सट्टाबाज ना घुसाएं और सट्टाबाजी की चक्कर में हम पाकिस्तान का कहीं नुकसान ना कर बैठे। लेकिन जो ओपन मार्केट का रेट, जो फोर्सेस का रेट है, जो डिमांड एंड सप्लाई ने तयन करना है, उसमें से हमने सिर्फ सट्टाबाजों को निकालना है। बाकी रेट जो है वो मार्केट को तयन करने का इख्तियार अगर देंगे तो वो मुल्क के फायदे में होगा। अभी अगर रेट बहुत तेजी से रुपए का गिरता है जो कि ओपन मार्केट के मुताबिक जाता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक महंगाई की नई लहर सामने आएगी। लेकिन उसको मसनूई तरीके से रोका नहीं जा सकता। देखिए, बड़े बड़े बैंक जो हैं, 1980s में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कोशिश की थी
जो शायद आज स्टेट बैंक कर रहा है कोशिश, और वहां पे उसको भी हार हुई थी। वहां पे बैंक ऑफ इंग्लैंड को कोई 20-25 साल पहले आप सोचिए कोई 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था अपनी इस जिद की बुनियाद के ऊपर। तो कोई भी दुनिया का बैंक हो, जो बहुत बड़ा सेंट्रल बैंक भी हो, वो भी अपनी करेंसी का जो रेट है उसका तयन नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा शरह सूद के अंदर स्टेट बैंक की तरफ से किया गया, हम देखते हैं कि जो इस तरह की मैनिपुलेशन होती है डायरेक्टली, खास तौर पे ये जो एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन, वो इन्फ्लेशनरी होता है उसका इम्प्लीकेशन। एक तरफ गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि हम अपने रिजर्व्स को बेहतर करना चाहते हैं, मुल्क में डॉलर आए, रेमिटेंसेज आना शुरू हो जाए, दूसरी तरफ जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। तो इस पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं, कैसे कॉमेंट करेंगे इस पर? देखिए, ये पॉलिसी न सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनाए हुए है, ये दुनिया भर में तकरीबन सारे सेंट्रल बैंक जो हैं वो उन्होंने पिछले कुछ अरसों में, पिछले कुछ महीनों में बहुत ही तेजी के साथ अपनी शरह सूद बढ़ाई है। और कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से महंगाई का जो बोझ है उसको, ये टेक्निकल जुबान में कहते हैं डिमांड कंप्रेशन, कि किसी तरह से डिमांड को कम किया जाए और महंगाई का जो जोर है, महंगाई की जो शरह है, उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए, और उसके नतीजे में जिसको हम कहते हैं सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ऐसी तरक्की जो है इकोनॉमी के अंदर लाई जा सके जो कि सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर, जो लंबे अरसे के लिए चल सकती हो। तो ये मैं बिल्कुल इसकी सपोर्ट में हूँ। स्टेट बैंक जो कुछ कर रहा है वो शरह सूद बढ़ाने के लिए, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, और उसके नतीजे में कुछ सपोर्ट जो है, बेशक बहुत कम सपोर्ट क्यों ना हो, जब भी किसी मुल्क में शरह सूद बढ़ाई जाती है तो उसकी करेंसी को कुछ सपोर्ट मिलती है। डॉक्टर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, हमारे पास इस वक्त जो रिजर्व्स है वो $4 बिलियन है। $500 बिलियन की हमने चीनी कमर्शियल बैंक्स को पेमेंट करनी है। ऐसे में अगर ये पेमेंट भी हो जाती है और रिजर्व्स बेहतर नहीं होते, $4 बिलियन से भी नीचे आ जाएंगे बमुश्किल। इस वक्त 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के पैसे बचे हैं। IMF के साथ स्टॉल्ड है, अभी तक 9th रिव्यू के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। तो आने वाले दिनों में क्या पिक्चर देख रहे हैं आप, और हुकूमत क्या कंफ्यूजन का शिकार है IMF को लेकर? कंडीशंस को मीट नहीं करना चाहते हैं, कंडीशंस बहुत सख्त है, पॉलिटिकल कैपिटल जाएगा? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये माशी सवाल नहीं है, ये सियासी सवाल है। माशी तौर पे या माशी एतबार से इस वक्त IMF के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा। देखिए, ये हमेशा से एक उसूल रहा है कि जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं वो IMF की तरफ देखते थे, लेकिन अब जब वजीर ख़जाना, जो सऊदी अरेबिया के वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने भी इस किस्म का बयान दे दिया है, तो अब ये बड़ा वाज़े हो गया है कि हमारे, जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, बायलैटरल लेंडर्स हैं, वो भी IMF की तरफ सिग्नल देखते हैं कि अगर IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो फिर वो राजी होते हैं अपना खजाना खोलने के लिए या मदद करने के लिए या कर्जा जात देने के लिए। तो IMF के अलावा इस वक्त कोई चारा नहीं बचा, और बदकिस्मती से ये एक डिलेमा है, IMF के पास जाएंगे तो भी नुकसान है, ना जाएंगे तो उससे भी बड़ा नुकसान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हमारे इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। खास तौर पे एक स्टेटमेंट जो मुफ्ती सईद साहब की तरफ से दिया गया, उसके क्या एप्लीकेशंस है इमरान खान साहब पे, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में और हुकूमत आने के बाद भी हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं, और तमाम काम नेक नियति और इस्लामी उसूलों और शरीयत के ऐन मुताबिक करने के ख़्वाह थे, और इसी का दर्स अपनी कौम को भी दिया करते थे। लेकिन उनके अपने कारनामे और राज जो अब तक अफशा हुए हैं, इससे मालूम होता है कि उनका कोई भी ऐसा काम नहीं जो कानूनी हो, इस्लामी तालीमात का आकाश हो। उनके बारे में ये तो बहुत पहले मशहूर था कि वो प्ले बॉय थे, जैसे अब उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। इमरान खान सियासत में दाखिल हुए और हुक्मरान बन गए, लेकिन उनका मिजाज प्ले बॉय जैसा ही रहा। उन्होंने मुल्की मामलात को प्ले बॉय पर्सनालिटी की तरह से डील किया। जब दिल किया किसी मामूली साइफर को बैरूनी साजिश से ताबीर कर दिया, जब दिल किया अपने नहायत करीब रहने वालों को गद्दार करार दे दिया, जिसने इख्तलाफ किया उसे पार्टी से निकाल बाहर किया। मुबैना नाजेबा कॉल्स के बाद अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के साथ निकाह के हवाले से भी एक तनाज़े ने जन्म लिया है। ये तनाज़ा इससे कबल 2018 में भी पैदा हुआ था, लेकिन तब इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी थी। लेकिन अब की बार खुद इमरान खान के निकाह खान और पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा रहने वाले मुफ्ती सईद ने इस हवाले से चश्म कुशा इंकशाफात किए हैं। अब की बार ये इंकशाफ सामने आया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह एक बार नहीं 2 बार हुआ है, क्योंकि उनका पहले निकाह इसलिए फासिद था
क्योंकि बुशरा बीबी उस वक्त अयाम इद्दत में थी और इसके बावजूद भी उनका इमरान खान के साथ निकाह पढ़वा दिया गया। इसकी तस्दीक खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हाल ही में निजी न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम में की और बताया कि इन दोनों का निकाह खातून की इद्दत की होने के बायस फासिद हो गया था, इसलिए दीगर उलमाए दीन से मुशावरत के बाद दोनों का दोबारा निकाह पढ़वाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि निकाह हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है और जो कुछ तुम्हें बताया गया ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसके बाद कुछ मजीद अफराद ने भी इन बातों की तस्दीक की। आलिम दीन से मुशावरत के बाद शरीयत के मुताबिक कुछ मुद्दत गुजरने के बाद निकाह दोबारा पढ़वाए जाने का फैसला किया गया। आज इन खबरों की तस्दीक भी हो रही है। 1 जनवरी 2018 का वाक़या है। उस वक्त 6 जनवरी को तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने स्टोरी दी, लेकिन उसको धमकी दी गई इस मामले के ऊपर, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। लेकिन आज खुद इस बात की तस्दीक हो रही है। तो इमरान खान साहब जो रियासत मदीना के दावेदार रहे, क्या उनको इस्लामी तालीमात से नाबल थे, उनको इल्म नहीं था? अगर था तो फिर ये उजलत का मुजाहरा क्यों किया गया? और खातून अव्वल से मुताल्लिक भी हम यही सुनते रहे हैं कि वो बड़ी दीनदार है, क्या उनको भी इतना बुनियादी नुक्ता नहीं पता था? सवाल तो उठता है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।